वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5th थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2। और थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें कुछ बेसिक सी बातें इसमें कवर की थी कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं जैसे सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, सराउंडिंग का मीनिंग क्या होता है, बाउंड्री का मीनिंग क्या होता है, जो सिस्टम है वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें 3 टाइप के सिस्टम पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था ओपन सिस्टम, सेकंड पढ़ा था क्लोज सिस्टम, और जो थर्ड आया था थर्ड पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम। तो लेक्चर फर्स्ट में कुछ बेसिक्स था, इतना ही मैंने कवर किया था। आज का जो लेक्चर नंबर सेकंड है और आज का जो फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल, कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मीनिंग क्या होता है और स्टेट वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, और टॉपिक है स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो टॉपिक का नेम है स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट वेरिएबल, स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। अब बात आती है स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। अगर आप स्टेट ऑफ ए सिस्टम को डिफाइन करेंगे, स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। स्टेट ऑफ ए सिस्टम मतलब सिस्टम की कंडीशन के, सिस्टम की कंडीशन के। कंडीशन मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो एक वेसल है, अपने पास मान लो एक वेसल है, ये वेसल है, इसमें मान लो कोई भी गैस है, इसमें मान लो अपने गैस फिल कर दी। अपने पास मान लो एक वेसल है और वेसल में अपने मान लो गैस फिल कर दी। इस गैस का जो वॉल्यूम है वो अपने मान लिया 1 मोल है। 1 मोल में कितने लीटर्स होते हैं, 22.4 लीटर। मान लो वेसल में जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो अपने मान लिया 22.4 लीटर है। टेम्परेचर मान लिया अपने 273 केल्विन है, ये टेम्परेचर मान लिया। और जो प्रेशर है, प्रेशर अपने मान लिया 1 atm है, ये अपने मान लिया। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम की कंडीशन क्या है, मतलब सिस्टम की कंडीशन क्या है कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो ये वाली जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसी को आप क्या बोलते हैं, कंडीशन। और उसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम की कंडीशन क्या है, कि उस सिस्टम का कितना टेम्परेचर है, कितना उसका प्रेशर है, कितना उसका वॉल्यूम है। तो ये वाली जो कंडीशन है इसी को आप क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ ए सिस्टम, कि सिस्टम की कंडीशन क्या है। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम मतलब कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, कि सिस्टम की कंडीशन क्या है, कि सिस्टम की क्या कंडीशन है। कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम मतलब कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, कि सिस्टम की कंडीशन क्या है, मतलब सिस्टम का कितना टेम्परेचर है, कितना उसका प्रेशर है, कितना उसका वॉल्यूम है, इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। प्रेशर अपने मान लिया 1 atm है। अगर आप प्रेशर, अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर आप इसका इंक्रीज कर दें, 2 atm कर दें, 3 atm कर दें, 4 atm कर दें, अगर आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए आप इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, मतलब कंडीशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अगर आप प्रेशर अपने मानना हुआ है, इस गैस का जो अंदर प्रेशर है वो अपने मान लिया 1 atm है, अपने मान लिया 1 atm प्रेशर है। अगर आप इस पिस्टन के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई कर दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है पहले 1 atm था, प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया, मान लो 4 atm हो गया। तो प्रेशर पहले था 1 atm, बाद में हो रहा है 4 atm, तो इसके कंडीशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसलिए आप इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल, मतलब इनकी कंडीशन में चेंज भी आ सकता है। या जैसे अगर आप प्रेशर अगर आप इंक्रीज करेंगे, पिस्टन पहले यहाँ पे था, अगर आप प्रेशर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन धीरे 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 कहाँ मूव करेगा, नीचे मूव करेगा। अगर पिस्टन यहां से लेके मान लो ये कंडीशन आ गई, जैसे मान लो ये मान लो वेसल है, पिस्टन पहले यहाँ पे था, जैसे आप प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन ये वाला धीरे 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 कहाँ जाएगा, नीचे मूव करेगा। मान लो पिस्टन मान लो यहां तक आ गया, पहले वॉल्यूम था गैस का इतना, अब वॉल्यूम कितना आ रहा है, इतना। तो वॉल्यूम में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, मतलब सिस्टम की कंडीशन में क्या आ गया, चेंज। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम मतलब कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, कि सिस्टम की क्या कंडीशन है। और अगर आपने प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हैं, मान लो एग्जांपल दिया मैंने, प्रेशर आपने क्या किया था, इंक्रीज किया था, पिस्टन यहाँ पे था, पिस्टन जैसे आप प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हैं, मान लो पिस्टन यहां तक आ गया, तो गैस का वॉल्यूम पहले इतना था, जैसे प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो वॉल्यूम में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है।
मतलब इनकी कंडीशन में चेंज आ सकता है, इसलिए अपन इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। तो ये था स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि सिस्टम की कंडीशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसी को बोलते हैं बस स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो ये था स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो ये तो था स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। तो नेक्स्ट आता है इसमें स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, कि स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, पाथ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें नेक्स्ट आता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है, इनको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इनके क्या क्या एग्जांपल हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक्स में, तो नेक्स्ट आता है इसमें स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक, कि स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है और पाथ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, की स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है और पाथ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो पहले इसमें स्टार्ट करते हैं स्टेट फंक्शन से, कि स्टेट फंक्शन को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। स्टेट फंक्शन मतलब जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि अपन ने क्या पाथ फॉलो किया, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। मतलब सिस्टम की इनिशियल वैल्यू क्या है या प्रॉपर्टी की इनिशियल वैल्यू क्या है और उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करती है। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू पे चेंज कैसी हो रही है उस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब पाथ क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। मतलब जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उसको बोलते हैं अपन स्टेट फंक्शन। जैसे अगर आप इसको स्टार्ट करें कि ए फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां लिखेंगे अपन स्टेट फंक्शन के बारे में और यहां लिखेंगे अपन पाथ फंक्शन के बारे में, कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। तो स्टेट फंक्शन मतलब ए फिजिकल क्वांटिटी is said to be state function if its value depend upon initial state and final state मतलब जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। मतलब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू में चेंज कैसे हो रही है, पाथ जो मर्जी फॉलो करो, इनिशियल वैल्यू क्या है और उसकी फाइनल वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बट नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, तो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट पे, और किस पे डिपेंड करेगी, फाइनल स्टेट पे। पाथ पे वो डिपेंड नहीं करती, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं इसके स्टेट फंक्शन के एग्जांपल है ये वाले। जैसे मान लो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। टेम्परेचर मान लो, जैसे अपने पास मान लो एक गिलास वाटर है, ये मान लो एक गिलास वाटर है, इस गिलास में अपने पास मान लो वाटर है, गिलास में लो वाटर, और वाटर का जो टेम्परेचर है वो अपने मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस है, बहुत गर्म पानी है। वाटर का जो टेम्परेचर है वो अपने मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू है। और अपने क्या करना है, 40 डिग्री सेल्सियस को कहां तक लेके जाना है, मान लो अपने 10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, ये टेम्परेचर की फाइनल वैल्यू है। तो जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है और उसकी फाइनल वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से अपने 10 डिग्री सेल्सियस कैसे किया, क्या क्या पॉसिबिलिटी फॉलो की, क्या क्या अपने पाथ फॉलो किया, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं अपन स्टेट फंक्शन। जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर का टेम्परेचर अपने कितना मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस है, करना कितने अपने 10 डिग्री सेल्सियस तक अपने को लेके जाना है, 40 से 10 तक लेके जाना है। कैसे कैसे अपन ले जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पाथ आप फॉलो कर सकते हैं, 40 से 10 तक लेके जाना है तो क्या क्या पाथ आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इसमें कोल्ड वाटर ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो कोल्ड वाटर, इसमें चिल्ड वाटर ऐड कर दो,
तो जो टेम्परेचर है वो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, 10 तक चला जाएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी गई। सेकंड पॉसिबिलिटी, इसमें आइस डाल दो, बर्फ डाल दो। जैसे ही बर्फ डालेंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पाथ जो मर्जी फॉलो करो, चाहे कोल्ड वाटर ऐड करो, चाहे आइस ऐड करो, चाहे इसको रख दो फ्रिज में, तो भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपने पाथ है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ जो मर्जी फॉलो करो, चाहे तो उसमें डाल दो ठंडा पानी, चाहे उसमें बर्फ डाल दो, चाहे इस ग्लास को रख दो फ्रिज में, अपने को टेम्परेचर 40 से कहां तक ले जाना है, 10 तक। पाथ जो मर्जी फॉलो करो, चाहे ठंडा पानी ऐड कर दो, चाहे बर्फ ऐड कर दो, चाहे इसको रख दो फ्रीजर में, फ्रिज में रख दो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। प्रेशर है, प्रेशर का अगर आप एग्जांपल देखें, प्रेशर का एग्जांपल अगर आप देखें तो प्रेशर में क्या आ जाएगा, जैसे जैसे मान लो ये, मान लो वेसल है, ये पिस्टन, इसमें मान लो कोई भी गैस है, इसमें मान लो कोई भी गैस है, और यहाँ पे प्रेशर अपन ने मान लिया 1 atm है। प्रेशर अपन ने मान लिया 1 atm है। अब प्रेशर अपने क्या करना है, 1 atm से अपने कहां तक लेके जाना है, मान लो अपने 4 atm तक लेके जाना है, तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर अपने क्या करना है, 1 atm है, ये इनिशियल वैल्यू है प्रेशर की, और ये फिर क्या है, फाइनल वैल्यू है। अब इनिशियल से फाइनल तक जाएगा कैसे, पाथ क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल वैल्यू क्या है 1, फाइनल वैल्यू क्या है 4, तो 1 से 4 तक जाना है। या तो आप हाथ से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दे, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। या इसके ऊपर बड़े बड़े स्टोन ले आओ, वो रख दो। अगर आप बड़े बड़े स्टोन लेके आएंगे, वो रखेंगे, तो भी प्रेशर पिस्टन का मूव करेगा नीचे, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या कोई और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब अपना पाथ क्या है, पाथ पे वो डिपेंड नहीं करती, प्रेशर की इनिशियल वैल्यू क्या है और प्रेशर की फाइनल वैल्यू क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। उसको बोलते हैं अपन स्टेट फंक्शन। मतलब पाथ पे डिपेंड ये भी नहीं करेगा कि प्रेशर की इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, उसी पे डिपेंड करेगा। पाथ जो मर्जी फॉलो करो, चाहे तो स्टोन रखो, चाहे हाथ से प्रेशर अप्लाई कर दो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि अपना पाथ क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो प्रेशर भी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। वॉल्यूम की अगर आप बात करें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वॉल्यूम में जैसे मान लो अपने पास बैलून है, मान लो अपने पास बैलून है, बैलून का जो वॉल्यूम है, मान लो बैलून का जो साइज है वो अपने मान लो इतना सा है। अपने क्या करना है, बैलून को इतना करना है, वॉल्यूम क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब कैसे कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, या तो मुंह से फुलाना स्टार्ट कर दो बैलून को, या जो मशीन आती है, पंप आता है, उससे एयर फिल कर दो। अगर आप मुंह से फुलाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप पंप से फुलाएंगे, जो मशीन आती है, उससे भी बैलून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पाथ जो मर्जी फॉलो करो, चाहे मुंह का यूज करो, चाहे मशीन का यूज करो, अपने को यहां से यहां लेके जाना है। उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है वॉल्यूम की, और फाइनल वैल्यू क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये भी क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। उसके बाद जैसे आप देखें, एच होता है एंथैल्पी। अब यहाँ क्या आएगा, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। एस होता है एंट्रोपी, जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारी टर्म्स आगे आएंगी, इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यू है, इसको बोलते हैं अपन इंटरनल एनर्जी, ये भी अभी आगे आएगा। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, स्टेट फंक्शन के। तो ये सारे होते हैं स्टेट फंक्शन। मतलब जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। पाथ जो मर्जी फॉलो करो, उसको बोलते हैं अपन स्टेट फंक्शन, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो ये तो था स्टेट फंक्शन के बारे में। अगर आप मूव करते हैं पाथ फंक्शन पे, कि पाथ फंक्शन क्या होते हैं। पाथ फंक्शन मतलब जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आप पाथ चेंज करते हैं तो वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो पाथ फंक्शन में क्या होता है कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है। तो अगर आप पाथ फंक्शन को डिफाइन करें, कि पाथ फंक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि ए फिजिकल क्वांटिटी is said to be
path function if its value depend upon path, if its value depend upon path, मतलब जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है, अगर आप पाथ में चेंज करेंगे तो वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, उसका बोलते हैं आप पाथ फंक्शन। इसमें सिर्फ पाथ फंक्शन के दो एग्जांपल है, तो ये सारा पाथ फंक्शन के बारे में चल रहा है। तो स्टेट फंक्शन सारा कंप्लीट है, तो ये मैं मिटा देता हूं। पाथ फंक्शन के अगर आप एग्जांपल देखें, पाथ फंक्शन के एग्जांपल, इसमें सिर्फ दो ही एग्जांपल है पाथ फंक्शन में। एक होता है वर्क, इसका सिंबल W, और दूसरा होता है हीट, इसका सिंबल Q। ये इसके एग्जांपल है, वर्क और हीट, ये दोनों ही क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। मतलब अगर आप पाथ चेंज करेंगे तो दोनों की वैल्यूज में क्या आएगा, चेंज आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये मान लो एक बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है, ये मान लो एक बिल्डिंग है, इस तरह से मान लो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग का अपन मान लिया फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर, और ये अपन मान लिया सारा फर्स्ट फ्लोर है, ये अपन मान लिया फर्स्ट फ्लोर है। एक आदमी है, वो यहां खड़ा है, यहां पे खड़ा है इस पोजीशन पे, यहां से कहां है, ग्राउंड फ्लोर पे आना है। अब कैसे कैसे आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो स्टेयर का यूज करके नीचे आ जाए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, या तो वो स्टेयर का यूज करके नीचे आ जाए, वो कहां पे आ जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा। इस कंडीशन में जब वो स्टेयर से नीचे आएगा तो वर्क करना पड़ेगा उसको, या लिफ्ट का यूज करे, लिफ्ट का यूज करके सीधा नीचे आ जाए, वर्क उसको नहीं करना पड़ेगा। या थर्ड पॉसिबिलिटी, यहां से सीधा वो नीचे जंप ही कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वर्क की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर स्टेयर से आएगा तो उसको वर्क कुछ और करना पड़ेगा, लिफ्ट से आएगा तो वर्क बिल्कुल ही नहीं करना पड़ेगा, अगर जंप करेगा तब भी थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा। मतलब इसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है, अगर आप पाथ चेंज करेंगे तो वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा, इसलिए आप इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। हीट में क्या होता है कि जैसे मान लो आप चाय बना रहे हैं, मान लो दो केसेस है, एक चाय तो बन रही है कम फ्लेम पे, सेकंड चाय बना रहे हैं ज्यादा फ्लेम पे। अगर मान लो फ्लेम कम है तो चाय अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक लेट पहुंचेगी, और अगर आप चाय को बना रहे हैं ज्यादा फ्लेम पे तो चाय इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जल्दी पहुंच जाएगी, तो वैल्यू में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। तो अगर आप पाथ चेंज करेंगे तो वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। मतलब अगर आप चाय को कम फ्लेम पे बनाते हैं फिर टाइम लगेगा, अगर आप ज्यादा फ्लेम पे बनाते हैं फिर जल्दी बन जाएगी। तो ये इस तरह क्या होता है, पाथ फंक्शन, मतलब जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं अपन पाथ फंक्शन। तो ये था स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। इतना हुआ क्लियर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो नेक्स्ट आता है इसमें एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है, मतलब जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है कि विच डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सिस्टम, विच डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सिस्टम, मतलब जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है कि सिस्टम का साइज क्या है। इंटेंसिव इसको ऐसे याद करना, इंटेंसिव इन मतलब इंडिपेंडेंट, इन मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब ये साइज पे डिपेंड नहीं करती कि विच do not depend upon size of system, size of system उसको बोलते हैं अपन इंटेंसिव, मतलब जो इंडिपेंडेंट है, जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो अपने पास सिस्टम है, ये मान लो कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो अपने मान लिया V मान लिया अपन, या वैल्यू पुट कर देते हैं, वॉल्यूम अपने मान लिया 30 मीटर क्यूब है। मान लो इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो अपने मान लिया 30 मीटर क्यूब है। टेम्परेचर इस सिस्टम का अपने मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस है, अपने मान लिया। अगर आप इस सिस्टम को 2 या 2 से ज्यादा
पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसको कर दो डिवाइड। इस सिस्टम को दो पार्ट्स में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर आप सिस्टम को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना आएगा, हाफ हो जाएगा, 15 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 मीटर क्यूब, हाफ हो जाएगा। तो क्या टेम्परेचर हाफ होगा, टेम्परेचर हाफ नहीं होगा, सिंपल है। अब जैसे मान लो ये रूम है, रूम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। अगर आप इस रूम में एक दीवार बीच में और बना दें तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो क्या टेम्परेचर भी हाफ हाफ होगा, नहीं होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस। बट जो वॉल्यूम है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 15 मीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम में हाफ आएगा। मतलब अगर आप सिस्टम को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दें और डिवाइड करने के बाद जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू में चेंज आता है, इसमें चेंज आ रहा है, जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू में चेंज आता है, अगर आप सिस्टम को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दें और डिवाइड करने के बाद जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू में चेंज आता है उनको बोलते हैं आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू में चेंज नहीं आता उनको बोलते हैं आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। अपने साइज क्या कर दिया, हाफ, तो वैल्यू भी क्या हो रही है, हाफ हो रही है। मतलब ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। पहले टेम्परेचर कितना था, 30, डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, इस वाले पार्ट का कितना आ रहा है, 30, इस वाले पार्ट का भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। मतलब ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सिस्टम, तो जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो अगर आप एग्जांपल देखें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का, तो ये तो था इनकी डेफिनेशन कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद अगर आप इसमें कुछ एग्जांपल देखें, जैसे मान लो तो ये तो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करेगा और ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या होता है कि जैसे मान लो अभी वॉल्यूम लिखा था, वॉल्यूम क्या हो रहा था, इसके एग्जांपल बता रहा हूं पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। वॉल्यूम क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था। मास भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम भी हाफ होगा, मास भी क्या होगा, हाफ होगा। और क्या क्या हाफ हो सकता है, वॉल्यूम हाफ होगा, मास हाफ होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। उसके बाद एंथैल्पी, ये फिर से वही टर्म आ गई, ये भी आगे आएंगी। इसका सिंबल क्या बताया था, एच होता है। एंट्रोपी, इसका सिंबल एस होता है, ये भी अभी आगे आएगा, ये भी हाफ होगा। इंटरनल एनर्जी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी अब आगे पढ़ेंगे वन बाय वन सभी को। इंटरनल एनर्जी, इसका सिंबल क्या होता है, यू होता है। एक होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये काफी सारे एग्जांपल्स हैं अभी तक। वॉल्यूम का आपको पता है, मास का पता है, नंबर ऑफ मोल्स का पता है, बाकी जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, इसका सिंबल क्या होता है, सी होता है। इनके बारे में अभी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, ये वन बाय वन अभी धीरे धीरे आगे आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहां डिस्कस करेंगे। तो ये सारी मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती है। अगर आप साइज हाफ करेंगे तो इन सब की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इंटेंसिव के अगर आप एग्जांपल देखें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं इंटेंसिव में, ये इंटेंसिव के एग्जांपल बता रहा हूं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के कौन कौन से एग्जांपल है। इंटेंसिव में जैसे प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू हाफ नहीं होती। टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू भी हाफ नहीं होगी, टेम्परेचर की वैल्यू भी हाफ नहीं होती। कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होती। जैसे मान लो अपने पास मान लो बोतल परचेज कर लो कोल्ड ड्रिंक की, थम्स अप की, 1 लीटर की, एक बोतल 2 लीटर की थम्स अप की परचेज करो, तो क्या 1 लीटर थम्स अप और 2 लीटर थम्स अप, इन दोनों के टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। मतलब कंसंट्रेशन साइज पे डिपेंड नहीं करती, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, और इसमें जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा। ये सारी नई टर्म्स हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, डेंसिटी भी इसी के अंडर आ जाएगा, डेंसिटी। तो ये क्या करती है, साइज पे डिपेंड नहीं करती, ये साइज पे डिपेंड नहीं करती।
अगर मान लो किसी भी प्रॉपर्टी के नेम के आगे या तो स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है या मोलर वर्ड आ रहा है, वो हमेशा कैसी होती है? इंटेंसिव होती है, हमेशा इंटेंसिव होती है। अगर मान लो किसी भी प्रॉपर्टी के नेम के आगे या तो स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है या फिर मोलर वर्ड आ रहा है, वो हमेशा किसका एग्जांपल होती है? हमेशा इंटेंसिव होती है, हमेशा इंटेंसिव, वो कभी भी एक्सटेंसिव नहीं होती। और अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो मास बाय वॉल्यूम, आप क्या पढ़ते हैं? बहुत बार पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में भी। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइड में वॉल्यूम। और अब यहां से चेक करना, मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। कि अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में डिवाइड करते हैं, कि अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में डिवाइड करते हैं, तो जो नई प्रॉपर्टी आएगी वो हमेशा इंटेंसिव होती है। अगर आप मास और वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो वहां से क्या आएगी? डेंसिटी। और डेंसिटी किसका एग्जांपल है? इंटेंसिव का। तो ये किसका एग्जांपल है? इंटेंसिव का। कि अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में डिवाइड करते हैं, तो जो नई प्रॉपर्टी आएगी वो हमेशा कैसी होती है? इंटेंसिव होती है, हमेशा, हमेशा इंटेंसिव होगी। मतलब रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में डिवाइड करते हैं, तो जो नई प्रॉपर्टी आएगी वो हमेशा कैसी होती है? इंटेंसिव होती है। तो ये था सारा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। चार टाइप के प्रोसेस होते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चारों को पढ़ेंगे वन बाय वन की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में चार आते हैं प्रोसेस, उसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। तो ये हुआ क्लियर यहां तक। तो ये तो था एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, इनको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी कितने टाइप्स हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंडर आते हैं चार प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंडर आते हैं चार प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है, नेक्स्ट आता है इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसके अंडर चार प्रोसेस आते हैं। फर्स्ट आता है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फर्स्ट इसमें जो प्रोसेस आता है, फर्स्ट आता है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसो मतलब सेम। आइसो मतलब किसकी बात हो रही है? सेम। आइसो का मतलब ही क्या होता है? सेम। थर्मल मतलब हीट, और हीट का रिलेशन किसके साथ होता है? हीट का जो रिलेशन है वो किसके साथ होता है? टेम्परेचर के साथ। मतलब इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं, कि प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर इसमें क्या रहेगा? सेम रहेगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं अपन आइसोथर्मल प्रोसेस। कि प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उनको बोलते हैं अपन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब टेम्परेचर सेम कब रहेगा? जब सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर, और T1 अपन ने मान लिया इनिशियल टेम्परेचर है, और T2 अपन ने मान लिया फाइनल टेम्परेचर। टेम्परेचर अपने पूरे प्रोसेस में क्या रखना है? सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब सेम कब रहेगा? जब सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर और जो फाइनल टेम्परेचर है वो फिर क्या होगा? सेम होगा। इनिशियल टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो फाइनल टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। तभी पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहेगा, तभी वो आइसोथर्मल बनेगा। अगर अपन निकालते हैं डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस में इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज T1। T2 कितना आ रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस। T1 भी कितना आ रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डेल्टा टी क्या आ जाएगा? जीरो। डेल्टा टी किसके इक्वल आएगा? जीरो। डेल्टा टी जीरो मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी जीरो मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा जीरो आएगी, हमेशा, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आइसोथर्मल है, फर्स्ट टाइप का जो प्रोसेस है। इसके बाद जो सेकंड टाइप का प्रोसेस आता है, सेकंड आता है इसमें आइसोबारिक प्रोसेस। कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं? सेकंड जो प्रोसेस आता है, सेकंड आता है इसमें आइसोबारिक प्रोसेस। कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं? अब आइसोबारिक में बार किसका यूनिट होता है? अगर आप इसको देखें, याद करने का मेथड बता रहा हूं कि बार किसका यूनिट होता है? बार यूनिट होता है प्रेशर का। तो आइसोबारिक में प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा।
तो सेकंड इसमें जो प्रोसेस आता है, सेकंड आता है इसमें आइसोबारिक प्रोसेस। सेकंड आता है इसमें आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, बार मतलब किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट होता है। तो इसमें प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा कि प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब इसमें प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जिसमें प्रेशर सेम रहता है उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। फिर वही आएगा, प्रेशर सेम कब रहेगा, जब सिस्टम का इनिशियल प्रेशर दैट इज P1 और सिस्टम का फाइनल प्रेशर दैट इज P2, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लो इनिशियल प्रेशर अपन मान लिया 1 atm है, फाइनल प्रेशर भी कितना होना चाहिए 1 atm, तभी तो प्रेशर सेम रहेगा। अगर अपन निकालते हैं डेल्टा P, अब डेल्टा P किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल प्रेशर P2 माइनस में इनिशियल प्रेशर P1, फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है 1, इनिशियल प्रेशर भी कितना आ रहा है 1, तो डेल्टा P क्या आ जाएगा 0। मतलब आइसोबारिक के लिए डेल्टा P क्या आएगा 0, मतलब नो चेंज इन प्रेशर। इसका मतलब ये, मतलब नो चेंज इन प्रेशर, डेल्टा P 0 मतलब नो चेंज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आइसोबारिक होता है। ये सेकंड टाइप का प्रोसेस है आइसोबारिक, इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, मतलब जो कांस्टेंट प्रेशर होता है उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये हुआ क्लियर यहां तक, ये बोला था सेकंड प्रोसेस। थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, थर्ड आता है इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस। तो थर्ड आता है इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस, की आइसोकोरिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आइसोकोरिक में क्या रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, इसमें वॉल्यूम क्या आएगा, सेम आएगा। तो थर्ड टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मतलब फिर से वही सेम, इसमें वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसकी डेफिनेशन है। उनको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब वॉल्यूम सेम कब रहेगा, जब सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। मान लो अपने पास कोई सिस्टम है, उसका इनिशियल वॉल्यूम अपन मान लिया 10 लीटर है, तो फाइनल वॉल्यूम भी कितना होना चाहिए 10 लीटर ही होना चाहिए, तभी तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहां से अगर अपन निकालते हैं डेल्टा V, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस में इनिशियल वॉल्यूम V1, तो यहां से डेल्टा V किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहां से V2 कितना आ रहा है 10 माइनस 10 आ रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है, फाइनल वॉल्यूम 10 है, इनिशियल वॉल्यूम भी कितना है 10 है, तो यहां से डेल्टा V किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। मतलब आइसोकोरिक के लिए डेल्टा V क्या आएगा 0, डेल्टा V 0 मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये तो था आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, कि जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसके बाद एक इसमें प्रोसेस और भी आता है, वो फोर्थ आएगा, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, फोर्थ आता है इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस। कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता। फोर्थ आता है इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस। कि एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब प्रोसेस इन विच, प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, प्रोसेस इन विच देयर इज, प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट take place between system and surrounding, between system and surrounding, मतलब जिस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब ना तो हीट अंदर से बाहर जाए और ना ही बाहर से अंदर आए, उसका बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब ना तो हीट अंदर से बाहर जाए, अपने सिस्टम से बाहर जाए, और ना ही सराउंडिंग से अंदर सिस्टम में आए, ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको बोलता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता, हीट का सिंबल क्यू एक्सचेंज नहीं होता, मतलब जीरो आएगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसके लिए क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, इसका बोलता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है उसको इसी को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये थे 4 प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक है और एडियाबैटिक प्रोसेस है।
तो ये था थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से लिखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।